हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हम लोग आरपीएससी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नेक्स्ट पेपर है आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी जो प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में जिन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे साइंस के, हम वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसको करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर या तो वो रिपीटेटिव होते हैं या फिर उन्हीं पे आधारित कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये आप जब फील करेंगे, जब आप सारे पेपर देखेंगे तो देखेंगे कितने क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो पुराने पेपर जरूर सॉल्व कर लिया करें। आज जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें 3 या 4 ही क्वेश्चन थे साइंस के, इसलिए मैंने 2 या 3 पेपर्स को मिला दिया है। ठीक है, आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे और इसके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा आता है कि बायोगैस एवं संपीड़ित गैस सीएनजी जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि 2 या 3 तरह की जनरली गैस मानी जाती हैं। एक तो सीएनजी जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलावा एक जनरली हम पढ़ते हैं वो होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक होती है पीएनजी। ठीक है, ये कम सुनने में आती है लेकिन इसका नाम होता है एलएनजी नाम होता है इसका, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जैसे ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वॉट एवर इट इज, हम बात कर रहे हैं सीएनजी की। तो सीएनजी में मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन का होता है, जबकि जो एलपीजी होती है उसमें मुख्य घटक प्रोपेन या फिर ब्यूटेन होता है। प्रोपेन या फिर ब्यूटेन का होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? तो कार्बन के जनरली 3 एलोट्रॉप माने जाते हैं। वन इज डायमंड, वन इज ग्रेफाइट, वन इज फुलरिन। फुलरिन का पूरा नाम होता है फुलरिन 60, जिसको कल एग्जाम में पूछा गया था। कल जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था कि फुटबॉल जैसी संरचना किसकी होती है, तो वो फुलरिन की होती है। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि अपर रूप हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर होगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन नहीं होगा इसका आंसर। इसके अलावा एक और आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसका नाम होता है ग्रेफीन। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेफीन। ये भी एक कार्बन का अपर रूप होता है जो कि सामान्यतः है अब एग्जाम में पूछने लगे हैं। ठीक है, तो इसका फाइनली हमारा आंसर आ जाता है बेंजीन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो आसान से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात क्या है? देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फाइड क्या होता है। तो मैग्नीशियम और सल्फर, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम सल्फाइड का। तो मैग्नीशियम और सल्फर दोनों मिलके बनते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 12, यानी एटॉमिक नंबर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, और इसका जो भार होता है वो होता है 24। किसका? मैग्नीशियम का भार 24 होता है और सल्फर का जो भार होता है वो होता है 32। इन्होंने पूछा है भार का अनुपात कितना है, तो भार जो लिया है हमने, अब इसका अनुपात निकाल देंगे। ये इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डिवाइड किससे होगा? ये मुझे लग रहा है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 × 24 और 8 × 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें हमें क्या पता होना चाहिए था? मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला। इसमें कुछ और फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, जैसे एलम का पूछा जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ बेसिक जो हैं उनके कंपाउंड जो हैं उनके आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पेपर पुराने सॉल्व कर ही लेना, क्योंकि बहुत बार रिपीट होते हैं, और एक या दो क्वेश्चन भी अगर पुराने पेपर में से पूछ लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एक या दो क्वेश्चन भी पुराने पेपर में से पूछ लिए तो सोच के देखिए एक दो क्वेश्चन में हम कितने लोगों से ऊपर आ जाते हैं। और जो लोग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उनको पता है कि 1 या 2 नंबर कितने मायने रखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली याद रखा जा सकता है,
जैसे मानना कि कभी मैग्नीशियम का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, मैग्नीशियम का Mg इसका सिंबॉलिक फॉर्म पूछ लिया, तो याद रह जाता है, तो देखने में कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला 41 क्वेश्चन जो है ना, मैं सबसे पहले इसके बारे में इतना सा बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत कम पेपर ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट करके नहीं पूछा जाता। इसी पेपर में आप देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ये जो जहाँ पर मैंने 2-3 पेपर इंक्लूड किए हैं, यहीं पे आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी में 2 जगह डिफरेंट टाइप से चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए कैसे 100 वॉट का 100 वॉट का एक बल्ब है जो कि 6 घंटे जलता है, तो एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च की गई है। सबसे पहले ऊर्जा का मात्रक होता है या तो जूल होता है और या फिर किलोवाट आवर होता है। 2 मात्रक होते हैं किसके? ऊर्जा के। ऊर्जा जो होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है शक्ति इंटू समय। ठीक है, शक्ति इंटू समय। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। शक्ति का मात्रक होता है वॉट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। समय का मात्रक होता है आवर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है किलोवाट आवर। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बताई अभी आपको कि ऊर्जा का मात्रक या तो जूल होता है या किलोवाट आवर होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, समय का मात्रक आवर, सेकंड, मिनट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ों के मात्रक देख लिए। चौथी चीज़, एक फॉर्मूला देख लिया कि जूल यानी कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति इंटू समय। अब तीसरी चीज़ ये देखिए कि सपोज करते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। मान लो मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं याद था, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती। देखिए मैं इसे ऐसे सॉल्व करती कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर किलोवाट लिखा हुआ है और यहाँ पे आवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आवर तो मेरे को ये दे रखे हैं 6 आवर, तो मैंने क्या किया 6 आवर यहाँ लिख लिए। किलो वॉट दिया है जबकि यहाँ पर वॉट दिया हुआ है, तो मुझे पता है जब भी मैं किसी चीज़ को किलो में कन्वर्ट करती हूँ तो 1000 का भाग लगा देती हूँ। कैसे? अगर मेरे को 100 ग्राम कोई चीज़ दी हुई है उसको किलो में कन्वर्ट करना है तो 100 डिवाइड बाय 1000 कर देती हूँ। तो अगर मुझे वॉट दिए हुए हैं और किलो वॉट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसमें क्या करूँगी 100 का भाग लगा दूंगी। यानी मैंने क्या किया 100 में 100 का भाग लगा दिया 1000 का, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1। ठीक है, 0.1 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर किलोवाट आवर था, अब मेरे पास ये किलोवाट है, ये किलोवाट में आ गया। क्यों? क्योंकि ये वॉट में था, ये 100 किस में था? वॉट में। मैंने 1000 का भाग लगाया तो ये किलोवाट आ गया। अब किलोवाट आवर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि किलोवाट ये लिखा हुआ है और आवर ये लिखे हुए हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 0.1 सॉरी यहाँ पे क्लियर देखिए 0.1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0.6। देखिए 0.1 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, 0.1 क्यों लिया? क्योंकि 0.1 मेरा किलोवाट में था। देखिए मैं इसको आपको नीचे आकर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए सपोज करते हैं हमारे पास दे रखी, हमें निकालनी थी ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति इंटू समय। ऊर्जा का मात्रक होता है वॉट आवर, लिख सकते हो या फिर किलोवाट आवर भी लिख सकते हो। तो फिर शक्ति किस में होनी चाहिए थी? हमारी किलोवाट में, और समय होना चाहिए था आवर में। हमें पता है किलोवाट आवर में ही पूछा था ना आपसे ऊपर क्वेश्चन में। मुझे यहाँ पर वॉट दिए हुए थे तो मैंने 100 वॉट लिखे, लेकिन मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना था इसलिए मैंने 1000 का भाग लगा दिया। तो ये जो मेरा वॉट है वो बदल गया मेरा किलोवाट के अंदर। इनटू आवर कितने दिए हुए थे? 6 आवर दिए हुए थे। तो जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया मेरा 0.1 आया। तो ये देखिए 0.1 और मेरा मात्रक आ गया किलोवाट आवर। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको शक्ति इंटू समय पता है, शक्ति का मात्रक पता है, तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज दूसरे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो 0.6 आएगा, सॉरी माफ कीजिए 0.6 आएगा। तो 0.6 किलोवाट आवर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ है और उस हाथ में एक कोई पिन चुभ गया है। सपोज करते हैं व्यक्ति का हाथ है और हाथ में एक पिन चुभ गया है, तो क्या होगा कि ये हाथ, या जैसे यहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है तो वो कैंडल की लौ इसमें लग गई है, तो वो हाथ यहाँ से अपने आप हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहीं बैठे हैं और अचानक से कोई पिन चुभ जाती है तो आपका हाथ वहाँ से अचानक अपने आप ही हट जाता है, आप सोचते नहीं है तो भी हट जाता है। यानी कि ये एक अनैच्छिक क्रिया हो रही है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विपरीत या इच्छा के बिना हो जाती हैं। मुझे अगर पिन चुभेगा तो अचानक मेरा हाथ हट जाएगा, मैं सोचूंगी भी नहीं, उससे पहले वहां से अपना हाथ हटा लूंगी। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से वो सूचना, तो उसमें होता ये है कि सपोज मेरे हाथ है तो सबसे पहले मेरे हाथ में सूचना जाएगी कि मुझे पिन चुभा। ठीक है, हाथ से ये जाएगी मेरी ब्रेन तक, समझ सकते हैं। ब्रेन या एक ऐसा सिस्टम जो मुझे इंस्ट्रक्शन देता है वहां तक जाएगी और ब्रेन उसको वापस से सूचना देगा हाथ को कि तुम अपना हाथ वहां से हटा लो। ठीक है, तो ये तो घटना हुई, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये होता कैसे? होता ये ऐसे है कि सबसे पहले हाथ के अंदर कुछ रिसेप्टर मतलब सूचना ग्रहण करने वाले अभिग्राही कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं हाथ में जो सूचना को ग्रहण करती हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर के पास वो सूचना जाती है, नहीं अभिग्राही के पास। तो अभिग्राही हमारे पास दो हैं। अब अभिग्राही यानी हाथ से ब्रेन तक हमें ये सूचना पहुंचानी है। अगर ब्रेन तक सूचना पहुंचानी है तो ये न्यूरॉन पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि वो संवेदी न्यूरॉन पहुंचाएंगे कि प्रेरक न्यूरॉन पहुंचाएंगे। तो हमें ये याद रखना है कि सेंसरी यानी कि संवेदी न्यूरॉन ये ब्रेन तक सूचना पहुंचा देते हैं। तो हाथ से ब्रेन तक सूचना कौन लेके जाता है? संवेदी न्यूरॉन। अब संवेदी न्यूरॉन ने ब्रेन तक पहुंचा दी। ब्रेन से पहुंचने के बाद ये घटना घटित हुई, यानी कि ब्रेन या फिर मेरुरज्जु, ब्रेन या फिर मेरुरज्जु ये काम करते हैं। दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है। तो मेरुरज्जु तक पहुंच गई। मेरुरज्जु क्या होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें होती है ये मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु तक भी जा सकती है और ब्रेन तक भी जा सकती है। तो संवेदी न्यूरॉन से घटना कहाँ तक पहुंच गई? सूचना कि हमें पिन चुभा है वो मेरुरज्जु तक पहुंच गई। मेरुरज्जु ने अपनी न्यूरॉन्स को कहा कि तुम जाकर वहां के हाथ को बता दो। ब्रेन ने कुछ न्यूरॉन्स को कहा कि तुम हाथ तक जाकर वो सूचना दे दो कि वो अपना हाथ वहां से हटा ले। ठीक है, तो वो कौन लेके आया? देखो, हाथ से जब हमने ब्रेन तक घटना पहुंचाई थी, सूचना पहुंचाई थी, तो वो संवेदी न्यूरॉन लेकर गए थे। लेकिन जब ब्रेन से वापस हाथ तक आती है तो वो प्रेरक न्यूरॉन लेकर आते हैं। और फिर प्रेरक न्यूरॉन क्या करते हैं? वहां पर हाथ की मांसपेशियों को ये जो हाथ है उसकी मांसपेशियों को ये सूचना देते हैं कि तुम अपना हाथ वहां से हटा लो। ठीक है, तो हमारी पूरी घटना हो गई है। देखिए कैसे हुआ हमारा, एक बार फिर से देख लो, छोटी सी है, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। देखिए, हमने सबसे पहले सूचना को ग्रहण किया, फिर संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से उस सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया। मेरुरज्जु ने प्रेरक न्यूरॉन के माध्यम से वो मांसपेशियों को सूचना दे दी कि अपना हाथ वहां से हटा लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घटना पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? यहाँ से अगला पेपर है, ये किसी और एग्जाम का है। संवेग किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। आप ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखिए। और जो मैंने ऊर्जा का फॉर्मूला याद करवाया था, एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय। तो आप याद रखना, संवेग जो है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है उसका फॉर्मूला। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका मात्रक क्या होगा? चलो ये भी बता देते हैं। तो संवेग यानी द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो संवेग का क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। ठीक है, सिरका का क्या होता है? तो सिरका हमको इतना पता है कि एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो नहीं होता। अब एसिटिक एसिड तो हो गया, ये तो हमें भी पता है। सिरका मतलब विनेगर। विनेगर क्या होता है?
आप लोगों ने देखा होगा जनरली जहाँ पर कुछ खट्टा पदार्थ बनाने की बात आती है, भोज्य पदार्थ या अचार वगैरह होते हैं, उनको सड़ने से बचाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी फूड प्रिजर्वेशन की बात जहाँ की जाती है वहाँ विनेगर का प्रयोग किया जाता है। तो वो विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है, ये इतना तो सबको पता है। एसिटिक अम्ल को किसके अंदर मिलाया जाता है? उसको जल में मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है, तो इसका आंसर ये होगा। अगर आपको परसेंट नहीं भी आते और ये पता होता है कि विनेगर एसिटिक अम्ल होता है, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत हो जाता है। बचते हैं तीन में से हमें पता है कि वो जल के साथ विलयन इसका बनाया जाता है। ठीक है, ये याद करने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? तो इसका आंसर हमारा होगा एसिटिक एसिड। देखिए, इसका आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। माना कि आपको याद नहीं है सबके बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आप कैसे याद रख सकते हैं या थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल होता है ना, वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि अगर इनको खुला रख दिया जाए तो उड़ जाते हैं। ठीक है, और मीथेन होता है वो गैस फॉर्म में होती है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली माइनस में होगा, है ना, या फिर बहुत कम होगा। जबकि एसिटिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जो गैस होती हैं उन्हें ऑलरेडी लिक्विड में लाने के लिए इन्हें माइनस में लेके जाना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तभी आएगा ना जब वो लिक्विड फॉर्म में होंगी। तो ये माइनस के आसपास होते हैं या बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जबकि एसिटिक एसिड का पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलिए आगे पूछा गया है, हालांकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि या युगों का चयन कीजिए, यानी कि आपको पीरियड और एरा बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होते हैं, ईयन होते हैं, फिर एरा होते हैं और उसके बाद पीरियड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है अपने को कि देखिए, हाँ जी, तो इसमें अपने को क्या करना है कि अपने को पीरियड या एरा पूछे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो बी ऑप्शन है, पैलेजोइक, मीजोजोइक और सिनेजोइक, ये तीनों आपके एरा हैं। ठीक है, ये क्या है, तीनों एरा, और ये इसी क्रम में है। पैलेजोइक मतलब होता है पुराना, मीजो मतलब होता है मध्य का, और सीनो मतलब होता है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, और जोइक लगा हुआ है पीछे, यानी ये एरा की बात कर रहे हैं। तो पहले यानी पुराना, ठीक है, और मीजो मतलब मध्य का, सेने मतलब वर्तमान का। तो ये तो क्रम में यही सही है, पहले सबसे पुराना वाला आएगा, फिर मध्यकाल आएगा और फिर वर्तमान काल आएगा। तो ये तो सही क्रम में लगे हुए हैं, यानी ये आंसर तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम ये वाला तो यहाँ पर गलत कर सकते हैं। नाउ ये जो ऊपर और नीचे दिए हुए हैं वो सारे आपके पीरियड हैं, जैसे ट्रेजेइक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, डिवोनियन, सुलेरियन, कार्बोनिफेरस, ये सब आपके पीरियड होते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो पैलेजोइक काल है ना, उसके ये तीन है, मतलब पैलेजोइक के अंदर 3 पीरियड आते हैं। किस एरा की बात कर रहे हैं, पैलेजोइक एरा की। पैलेजोइक एरा के ये 3 टाइम पीरियड हैं। इसमें डिवोनियन, सिलोरियन और कार्बोनिफेरस आते हैं, लेकिन क्रम इसका गलत दिया हुआ है। सिलोरियन आपका पहले आएगा, डिवोनियन सेकंड नंबर पे आएगा और कार्बोनिफेरस थर्ड पे आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है। सिलोरियन पहले आता है, डिवोनियन उसके बाद आता है, कार्बोनिफेरस उसके बाद आता है, और ये तीनों के तीनों पीरियड आते हैं पैलेजोइक एरा के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइजैक, जुरैसिक और क्रिटेशियस की। तो ये जब आते हैं हमारे, ये जो हमारे आते हैं वो आते हैं मीजोजोइक में। मीजोजोइक में ट्राइजैक, जुरैसिक और क्रिटेशियस तीनों काल आते हैं, तीनों पीरियड आते हैं, लेकिन ये सही क्रम में लिखे हुए हैं, ये इसी प्रकार आते हैं। पहले ट्राइजैक आता है, फिर जुरैसिक आता है, फिर क्रिटेशियस आता है। और जुरैसिक का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना है, उस काल में हमारे डायनासोर्स हुए थे। ठीक है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कार्बन के किस अपर रूप में फुटबॉल के आकार में, हाँ ठीक है, फुटबॉल के आकार में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, फुल रिंग। तो सबसे पहले तो अपर रूप पता होना चाहिए। तो अपर रूप ये चारों होते हैं, ग्रेफीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फुलरीन भी होता है। लेकिन आपको पूछा है फुटबॉल के आकार में, तो फुटबॉल के आकार में आपका फुलेरीन होता है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था संवेग का फॉर्मूला। संवेग का फॉर्मूला हमने देखा था, मैं इस क्वेश्चन को आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगी, आप बस इतना याद रखें। संवेग का एक फॉर्मूला देखा था, देखिए यहाँ पे आपको रिकॉल हो गया होगा। तो
ये देखिए, संवेग का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, द्रव्यमान इंटू वेग। अब एक रूल होता है संवेग संरक्षण का। उसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को किसी घटना के होने से पहले और किसी घटना के होने के बाद, यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद भी कह सकते हैं, संवेग सुरक्षित रहता है। संवेग यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो यहाँ पे हमको एक द्रव्यमान इंटू वेग करना है और दूसरा द्रव्यमान इंटू वेग करना है और उनको बराबर करना है। इस क्वेश्चन को देखो, मुझे ये क्वेश्चन याद है, मैं इसे नीचे सॉल्व कर रही हूँ, आप इसे याद रखिएगा और नीचे इसका सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि 20 ग्राम की एक बुलेट है और 2 किलो की एक बंदूक है, पिस्टल है। आपने जो उसको दागा है, तो जो बुलेट है उस बुलेट का जो स्पीड है वो आएगी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। तो जो पिस्टल है उसका वेग कितना होगा, है ना। तो हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ करते हैं, हमारे पास है कि बंदूक, ठीक है, तो हमें बंदूक, सॉरी देखिए मैं इससे अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, राइटिंग थोड़ी ऐसी गंदी आ रही है, पर आप काम चला लीजिए क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस पे लिखने की। बंदूक का संवेग बराबर बुलेट यानी गोली का संवेग, ठीक है। ये इस तरीके से लगता है फॉर्मूला, आप इस तरह से लगा सकते हैं, गोली का संवेग। अब ये क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला मैंने बताया था द्रव्यमान इंटू वेग। अब यहाँ पे हम किसका द्रव्यमान और किसका वेग लेंगे, बंदूक का लेंगे। द्रव्यमान और वेग किसका लेंगे, बंदूक का। क्यों लेंगे, क्योंकि बंदूक का संवेग लिखा है, बराबर लगा दीजिए। गोली का संवेग का मतलब हो गया गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग, ठीक है। ये दोनों तरफ का संवेग लगा दिया। सोचने वाली बात यह है कि बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 2 किलोग्राम, और बंदूक का वेग आपसे पूछा गया था, मुझे नहीं पता, मैंने वी लिख दिया। गोली का द्रव्यमान कितना दिया था, 2 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम था, 20 ग्राम। लेकिन मुझे ग्राम में नहीं लेना है, मुझे किलोग्राम में लेना है। क्यों लेना है किलोग्राम में, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी तो किलोग्राम में लिया था, ठीक है। 2 किलो की थी ना बंदूक, इसलिए। इसका वेग कितना दिया हुआ है, 150 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट बराबर करनी है, क्योंकि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1000 का भाग लगा दिया। अब मुझे ये v निकालना है, तो इस 2 को मैं इधर, इस 2 को मैं उठाकर यहाँ नीचे ले आऊँगी। नीचे लाऊंगी तो कैसे हो जाएगा, ये 20/1000 इंटू 150 इंटू 1/2। ये वाला जो 2 था वो मैं नीचे लेके आ गई। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोस कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 15/10, 15/10 को हम कर लेंगे 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे देख लीजिए, बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। बंदूक के लिए द्रव्यमान इंटू वेग लगा दो, गोली के लिए भी लगा दो। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है आज के क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, है ना, पर टफ क्वेश्चन सिर्फ समझने तक ही टफ होते हैं। एक बार समझ में आ गया तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब खुद देख लीजिए, यहाँ मैंने 3 पेपर इंक्लूड किए हैं। तीनों पेपर में संवेग का 2 बार पूछ लिया है, अपर रूप का 2 बार पूछ लिया है, और अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे 1.5 हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए वापस से ये जूल वाला वापस पूछ लिया है। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। माना कि टफ लग रहे होंगे, माना कि दिक्कत आ रही होगी, क्या ये संवेग है, क्या ये ऊर्जा का फॉर्मूला बदल रही है, क्या कर रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं आसपास सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के 2 मात्रक होते हैं। एक तो होता है किलोवाट आवर और एक मात्रक होता है जूल, ठीक है। इसे ऐसे लिख लो, एक मात्रक होता है जूल। दोनों किसके मात्रक हैं, ऊर्जा के। तो क्या हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं जूल से किलोवाट में। जैसे फॉर एग्जांपल समय का मात्रक होता है, सेकंड भी होता है, घंटा भी होता है और मिनट भी होता है, ठीक है। तो उनको आपस में बदल सकते हैं ना, ऐसे इनको भी आपस में बदल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है किलोवाट आवर को अगर मुझे जूल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में करके इसको बदल सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, अभी तो मैंने आपको ये 2-3 पेपर ही सॉल्व करवाए हैं। कल मैं आपको एक और पेपर सॉल्व करवाऊंगी और आप उसमें भी देखना, उसमें भी ये ऊर्जा शक्ति से इसी तरह से बहुत सिंपल सा, ये वाला तो लर्न करने वाला था, ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है, यानी कि पादप की वृद्धि को रोक देता है। तो इसका आंसर आपको लर्न करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, रटना है सीधा। एब्सिसिक एसिड है,
ये जो तीनों हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रोथ हार्मोन कौन से हैं, और तीनों पादप में ही पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन तीनों ग्रोथ हैं। तो ये आपसे अगली बार पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि का पादप वृद्धि को अनुसरण करता है, तो इन तीनों में से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है, और आपको 3 दे दिए जाएंगे ह्यूमन हार्मोन के नाम, टेस्टोस्टेरोन दे दिया या कोई और दे दिया, और हम TSH दे दिया, और एक दे दिया बीच में साइटोकाइनिन। तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये पादप हार्मोन है, ना कि मानव हार्मोन या जंतु हार्मोन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि ये लास्ट ही क्वेश्चन है। यस, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है ब्रकीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं जो मुंह में लार उत्पन्न करती हैं, और ब्रकीय ग्रंथि यानी कि किडनी की जो किडनी में जो बाहर की दीवारें होती हैं वो कौन बनाता है। ठीक है, किडनी की दीवारें कौन बनाता है, और मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन बनाता है। तो उसका आंसर है क्यूबिडॉइड। ठीक है, तो आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि बाकी के ये लोग क्या करते हैं। तो ये जो कॉलमनर है ना, ये तो पूरा पाचन तंत्र बनाता है। कौन सा पाचन तंत्र, ये वाला सेकंड नंबर वाला पाचन तंत्र बनाता है। कैसे कि जो आपकी आंतें होती हैं या स्टमक होता है वो सब इससे बना होता है। सिक्योमिनस जो होता है वो आपका बनाता है एल्बियोली। एल्बियोली क्या होती हैं, जो आपके हार्ट होता है, हार्ट नहीं कह सकते, सॉरी, आपके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, वो बनाता है। स्टार्टिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो जो आप जैसे बोलते हो गले में, तो गले में अंदर की तरफ जो टिश्यूज़ होते हैं या आँखों के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन बनाता है, स्टार्टिफाइड एपिथेलियम बनाता है। एपिथेलियम शब्द जहाँ पे भी आ जाए ना, उसका मतलब होता है ये दीवार का निर्माण करेगा। जैसे आपकी स्किन होती है ना, जैसे आप समझ के चलिए कि आपका ये स्टमक है, स्टमक मतलब पेट। ठीक है, इस तरीके से होता है, आपने टीवी एड में भी देखा होगा। तो आखिरकार इसकी दीवारें भी तो किसी न किसी चीज़ की बनी हुई होंगी ना। ऐसा तो है नहीं ये जो बैग बना हुआ है जिसके अंदर भोजन जाता है, तो ये किसी ना, या अगर आप बात करते हो छोटी हाथ की, ये इस तरीके से मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो मुड़ी हुई होती है आखिरकार इसकी दीवारें भी तो किसी न किसी चीज़ की बनी होंगी। अगर आपका हृदय होता है तो ठीक है, हृदय जो होता है वो हृदय भी तो आखिरकार चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा होता है, तो वो झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो सब एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियम होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि लार ग्रंथि या फिर किडनी वगैरह कौन बनाता है, तो वो घनाकार एपिथेलियम बनाता है। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा ठीक ठाक कोशिश की है, बाकी तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कुछ कम या ज़्यादा हो तो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए, जल्दी जल्दी नौकरी पाइए। थैंक यू सो मच।